हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MCO 3 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका काई स्क्वायर टेस्ट से रिलेटेड है। इससे पहले भी मैंने एक आपको प्रीवियस वीडियो प्रोवाइड की है जिसमें आपको बताया था काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में और इसके फॉर्मूला के बारे में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द वेरियस कंडीशंस दैट आर नेसेसरी टू अप्लाई द काई स्क्वायर टेस्ट। तो जो हमारा काई स्क्वायर टेस्ट है उसको अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कि सेटिस्फाई होना आपका ज़रूरी है। तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कि आपकी ज़रूरी हैं इस टेस्ट को अप्लाई करते टाइम पर ध्यान में रखने की, तो वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एंड इजी पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पर वही मेंशन किए हैं जिससे आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड गाइस, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले याद रखिएगा जो हमारा मिशन है दैट इज 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम, तो उसके लिए वर्क करना है। कुछ वीडियोस आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, बाकी कुछ स्टडी आप अपनी एंड से भी कीजिए जिससे कि एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकें। एंड इसके अलावा अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने सबसे पहले स्लाइड पर। सो फर्स्ट स्लाइड इज ऑन योर स्क्रीन एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे द वेरियस कंडीशंस फॉर अप्लाइंग काई स्क्वायर टेस्ट। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूंगा कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो वाइल यूजिंग द काई स्क्वायर टेस्ट द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड टू वैलिडेट इट। तो आपकी नीचे मैं 5 कंडीशंस बताने वाला हूँ, उन कंडीशंस का मीट होना बहुत ही ज़रूरी है अगर काई स्क्वायर टेस्ट आप यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो है आपकी रैंडम सैंपल, सेकेंड इज लार्ज सैंपल साइज, थर्ड आपकी कंडीशन है रिलेटेड टू एडिक्वेट सेल साइजेस, चौथी आपकी कंडीशन है इंडिपेंडेंस की, और पांचवी कंडीशन है फाइनल वैल्यूज़ की। ठीक है, तो ये 5 हेडिंग्स हैं, आप याद कर लीजिए, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो 5 हमारी कंडीशंस हैं जो कि क्या है आपकी काई स्क्वायर टेस्ट को यूज़ करते टाइम पर सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। सो इन कंडीशंस के आपके जो पॉइंट्स हैं उनको याद कर लीजिए। सबसे पहला है रैंडम सैंपल, दूसरा है लार्ज सैंपल साइज, थर्ड पॉइंट और थर्ड कंडीशन इज रिलेटेड टू एडिक्वेट सेल साइजेस, चौथी आपकी कंडीशन है रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस ऑफ वेरिएबल्स, एंड पांचवी है आपकी फाइनल वैल्यू से रिलेटेड। ठीक है, तो आई एम श्योर ये 5 पॉइंट्स की हेडिंग आपको याद हो चुकी होगी। डिटेल में मैं आपको डिस्कस करूंगा इन फर्दर स्लाइड्स, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी हैं। आपको पता होना चाहिए कि रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है और नॉन रैंडम सैंपल या फिर नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं आता तो आगे सबसे पहले मैंने आपका स्लाइड्स में यही डिस्कस किया है व्हाट इज़ रैंडम सैम्पलिंग एंड व्हाट इज़ नॉन रैंडम सैम्पलिंग, तो उनके बारे में जान लेते हैं जिससे कि आपको आगे के जो पॉइंट्स है वो ईजिली समझ में आए। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। सो गाइज, नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ चुकी है एंड इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि रैंडम सैम्पलिंग या रैंडम सैंपल क्या होते हैं। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 1 says random sampling is a part of the sampling technique in which each sample has an equal probability or opportunity of being chosen. ओके, तो रैंडम सैम्पलिंग बेसिकली आपकी एक ऐसी सैम्पलिंग टेक्निक होती है जिसमें आपका जो सैंपल चूज किया जाता है, जो आपकी ओवरऑल डेटा होती है उसमें से आपका सैंपल चूज किया जाता है, और जो आप सैंपल चूज कर रहे होते हैं उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है आपकी एंटायर डेटा में चूज होने की। ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ, उस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं कि वी हैव अ टोटल वर्कफोर्स ऑफ 300 पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी जिसमें टोटल वर्कफोर्स है आपकी 300 लोगों की। ठीक है, और इन 300 लोगों पर हमें क्या करना है, एक सर्वे कंडक्ट करना है, एंड उसमें से हम चूज करेंगे आपके 30 एम्प्लॉयज। ठीक है, सो आउट ऑफ 300 पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर आवर सर्वे वी हैव टू सेलेक्ट अ सैंपल ग्रुप ऑफ 30 एम्प्लॉयज। ठीक है, अपने सर्वे को करने के लिए हमें कितने एम्प्लॉयज चूज करने हैं, ओनली 30। ठीक है, तो इन 30 एम्प्लॉयज को अगर मैं इन 300 टोटल जो एम्प्लॉयज इनमें से चूज करता हूं, तो आपका ऐसा जो सैम्पलिंग टेक्निक होगा वो कहलाएगा रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई क्राइटेरिया नहीं रख रहा, सारे एम्प्लॉयज जो हैं उनको इक्वल प्रोबेबिलिटी मिल रही है। कोई भी आपका जो
एम्प्लॉय है वो इजीली सेलेक्ट किया जा सकता है, और मैंने यहाँ पर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन या अपनी प्रेफरेंस नहीं रखी है. नाउ पॉइंट नंबर 2 सेज इन दिस केस द पॉपुलेशन इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द कंपनी एंड द सैंपल ग्रुप ऑफ 30 एम्प्लॉयज इज द सैंपल. सो गाइस, जो हमारा पॉइंट नंबर 2 था, इसमें आपको दो नए पॉइंट सीखने को मिलेंगे, ठीक है, और जो काफ़ी यूज़ होंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में. तो एमसीओ 3 में आपके ये टर्म्स काफ़ी यूज़ होंगे. सबसे पहला है पॉपुलेशन का, दूसरा है सैंपल, ठीक है. तो ध्यान रखिएगा, जो हमने एग्जाम्पल लिया जिसमें हमारे टोटल वर्कफोर्स है ऑर्गेनाइजेशन के 300, तो वो जो 300 आपकी टोटल वर्कफोर्स होगी वो आपकी पॉपुलेशन कहलाएगी, ठीक है. सो किसी भी डेटा का टोटल जो नंबर होता है वो आपका पॉपुलेशन के तौर पर आपका जाना जाता है, और जो आप सैंपल चूज़ करते हैं, ठीक है, और वो आपका कहलाता है सैंपल ग्रुप या फिर नॉर्मली सैंपल. ओके, सो आई एम श्योर रैंडम सैम्पलिंग का पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा. नेक्स्ट स्लाइड अब आपके स्क्रीन पर आ चुकी है, एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी नॉन रैंडम सैम्पलिंग. सो व्हाट इज नॉन रैंडम सैम्पलिंग? लेट्स डिस्कस. सो नॉन रैंडम सैम्पलिंग is a part of sampling technique in which selection of units is based on factors other than random chance, for example convenience, prior experience or the judgment of the researcher. तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग आपकी बिल्कुल अपोजिट होती है रैंडम सैम्पलिंग की. रैंडम सैम्पलिंग में आपका जो सैंपल चूज किया जाता है आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, तो वो आपका किया जाता है रैंडम बेसिस पर, यानी कि कोई भी आपका आइटम टोटल पॉपुलेशन में से चूज कर लिया जा सकता है, और ये रैंडमली किया जाता है. लेकिन नॉन रैंडम सैम्पलिंग में जो रिसर्चर होता है अपने कन्वीनियंस, अपने प्रायर एक्सपीरियंस, अपने जजमेंट के बेसिस पर क्या करता है, टोटल पॉपुलेशन में से अपना सैंपल ग्रुप चूज करता है, ठीक है. सो एक ऐसी सैम्पलिंग टेक्निक जहां पर जो यूनिट्स का सिलेक्शन होता है या फिर आपके सैंपल ग्रुप का सिलेक्शन होता है वो आपका क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पर होता है, चाहे वो आपके कन्वीनियंस हो रिसर्चर की, चाहे वो उसका प्रायर एक्सपीरियंस हो या फिर उसका जजमेंट हो, और जो रैंडम चांसेस होते हैं किसी भी आपके सैंपल के चूज होने के वो आपके बेयर मिनिमम होते हैं. तो ऐसी सैंपलिंग टेक्निक आपकी नॉन रैंडम सैंपलिंग कहलाती है, ठीक है. और नॉन रैंडम सैंपलिंग के थ्रू जो आपके सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं वो है आपके नॉन रैंडम सैंपल्स. अब एग्जांपल देख लेते हैं. सेम एग्जांपल, हमारी कंपनी में टोटल वर्क फोर्स है 300, और हमें अपने सैंपल ग्रुप के हिसाब से 30 एम्प्लॉयज को चूज करना है. तो यहाँ पर जो रिसर्चर था उसने कंडीशन रख दी कि आपके जो टॉप 30 परफॉर्मर्स हैं, टॉप 30 एम्प्लॉयज जो हैं, हम उन्हीं को सिलेक्ट करेंगे. तो जहाँ पर कंडीशन आ जाती है आपकी जिसके थ्रू आपका सैंपल ग्रुप सिलेक्ट किया जाएगा वो आपकी नॉन रैंडम सैम्पलिंग कहलाएगी, ठीक है. सो आई एम श्योर आपको रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग समझ में आ चुकी होगी. तो अब हम बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट कंडीशन पर, काई स्क्वायर टेस्ट की. ओके, सो लेट्स प्रोसीड. सो गाइस, फर्स्ट कंडीशन आपके स्क्रीन पर आ चुकी है जो कि रैंडम सैंपल से रिलेटेड है, ठीक है. सो पॉइंट नंबर 1 सेज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट कंडीशन इन काई स्क्वायर टेस्ट इज दैट द डेटा सेट विच रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन मस्ट बी अ रैंडम सैंपल. सो गाइस, काई स्क्वायर टेस्ट में आपकी जो पॉपुलेशन होगी, जो आपका डेटा सेट होगा, वो बेसिकली कैसा होना चाहिए, रैंडम सैंपल होना चाहिए, ठीक है. ध्यान रखिएगा, ये आपकी सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है काई स्क्वायर टेस्ट की, कि इसमें जो डेटा सेट होगा जो कि आपके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा वो कैसा सैंपल होगा, रैंडम सैंपल होगा. आई रिपीट, आपका जो डेटा सेट यूज किया जाएगा काई स्क्वायर टेस्ट में वो आपका कैसा होगा, रैंडम सैंपल होगा. Now next point says, as with all significance test, if we have a random sample data that represents population data, then any differences in the table values and the calculated values are real and significant. So point number 2 कहता है आप कोई भी अगर टेस्ट यूज करते हैं अपने सैंपल ग्रुप को टेस्ट करने के लिए, तो उसमें अगर आप रैंडम सैंपल डेटा को यूज़ करते हैं जो कि आपकी ओवरऑल पॉपुलेशन डेटा में से ली जाएगी, ठीक है, जो आपका सैंपल डेटा जो आप चूज़ करेंगे रैंडमली फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन, तो उसमें अगर मान लीजिए टेस्ट करते टाइम पर कोई डिफरेंस आता है आपकी टेबल वैल्यूज़ पर या फिर कैलकुलेटेड वैल्यूज़ पर, तो वो क्या होगा, आपका रियल डिफरेंस होगा और आपके लिए एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट प्रोवाइड करेगा. आई रिपीट, अगर आप रैंडमली डेटा को चूज़ करते हैं, ठीक है, आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन और आउट ऑफ द टोटल डेटा,
तो उस केस में जो डिफरेंस आपको रियलाइज होगा आपके टेबल वैल्यूज़ के थ्रू या फिर आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ होंगे जो आप टेस्ट के थ्रू फाइंड आउट करेंगे, वो आपकी रियल होंगे और आपके सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और दूसरी ओर अगर हम बात करें, इफ़ वी हैव अ नॉन रैंडम सैम्पल डेटा देन सिग्निफिकेंस कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। तो अगर आप नॉन रैंडम सैम्पल डेटा चूज करेंगे आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, तो उसमें ऑलरेडी रिसर्चर अपनी कन्वीनियंस देख कर चल रहा होगा या फिर उसने कुछ ऐसे क्राइटेरियाज लगाए होंगे जिससे आपका रिजल्ट जो होगा ज़्यादा वेरिएंस नहीं प्रोवाइड करेगा। तो उसके थ्रू आपका अगर कोई आपको वेरिएंस मिलती है तो वो इतना आपका क्या नहीं होगा, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई आप रैंडम सैम्पल डेटा चूज करते हैं और उसके थ्रू आपका कोई टेबल वैल्यूज़ में आपको डिफरेंस मिलता है या फिर कैलकुलेटेड वैल्यूज़ जो होती हैं उनमें डिफरेंस मिलता है, तो वो आपका रियल आपका इशू होता है और आपके लिए सिग्निफिकेंट रिजल्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आई एम श्योर ध्यान रखिएगा। सबसे पहली कंडीशन है आपका कि जो डेटा होगी हमारी, ठीक है, वो रैंडम सैंपल डेटा यूज होगी काई स्क्वाड टेस्ट को करते टाइम पर। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड कंडीशन पर, ठीक है। सेकंड कंडीशन जो कि आपका फुलफिल होना या सेटिस्फाई होना मस्ट है अगर आप काई स्क्वाड टेस्ट को यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। सो गाइज सेकेंड कंडीशन आपके स्क्रीन पर आ चुकी है और इट सेज लार्ज सैम्पल साइज, ठीक है। तो आप काई स्क्वायर टेस्ट को जब भी यूज़ करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि जो आप सैम्पल साइज चूज़ करेंगे, ठीक है, वो आपका कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। स्मॉल सैम्पल साइज नहीं चूज करना, ये आपकी सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन है। सो द सेकेंड कंडीशन टू यूज द काई स्क्वाड टेस्ट इज दैट वी मस्ट हैव अ लार्ज सैम्पल साइज दैट इज enough to test the similarity between the theoretical distribution and the chi-square statistic, ओके। तो आपको पता होगा अगर आपने पहली वीडियो मेरी देखी हुई है तो काई स्क्वाड टेस्ट बेसिकली क्या करता है, आपका जो थ्योरेटिकली आपके रिजल्ट्स होते हैं डिफाइंड, जो कि हाइपोथेसिस के बेसिस पर आप मेंशन करते हैं, उसको कंपेयर करता है आपके एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ में, ठीक है। तो अगर आपकी सैंपल साइज जो है वो अगर लार्ज होगी तो आप क्या कर सकते हैं, आपके एक्चुअल रिजल्ट को अपने थ्योरेटिकल रिजल्ट के साथ में इजीली कंपेयर कर सकते हैं और उसकी सिमिलैरिटी जो है उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो सेकंड हमारी जो कंडीशन है काई स्क्वायर टेस्ट को यूज़ करते टाइम पर वो ये है कि आपका जो सैंपल साइज होगा जिसके थ्रू आप ये टेस्ट कंडक्ट करना चाहेंगे वो कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, ठीक है। अप्लाइंग chi-square test to small samples exposes the researcher to an unacceptable rate of type 2 errors. तो अगर आप मान लीजिए कि जो सैंपल साइज है वो छोटा लेकर चलते हैं तो उसमें भी आप chi-square टेस्ट को यूज तो कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं chi-square टेस्ट को इवन इन स्मॉल सैंपल साइजेस, बट इससे क्या होगा, आपके जो रिसर्चर्स होंगे, आप अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें टाइप 2 एरर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अगर आपको अवॉइड करने हैं टाइप 2 एरर्स तो उस केस में आपका जो सैंपल साइज होना चाहिए वो लार्ज इनफ होना चाहिए और स्मॉल आपके अगर सैंपल्स आप यूज करेंगे तो आपको उसमें एरर्स मिलेंगे, ओके। नाउ थर्ड पॉइंट सेज एज अ जनरल रूल मेनी रिसर्चर्स सेट द मिनिमम सैंपल साइज इन काई स्क्वाड टेस्ट एट 50। तो गाइज ध्यान रखिएगा एज अ जनरल रूल के तौर पर कि जब भी आप काई स्क्वाड टेस्ट को यूज़ करेंगे तो मिनिमम जो सैंपल साइज होना चाहिए आपकी डेटा का वो मिनिमम आपका कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। तो एक जनरल रूल है आपका सैंपल साइज से रिलेटेड इन काई स्क्वाड टेस्ट कि आपका जब भी आप काई स्क्वाड टेस्ट को फॉलो करेंगे, यूज़ करेंगे, आपका जो मिनिमम सैंपल साइज होना चाहिए वो आपका कितना होना चाहिए, 50 से ज़्यादा होगा तो दैट इज़ वेल एंड गुड, बट 50 से कम नहीं होना चाहिए आपका, ओके। सो आई एम श्योर सेकंड कंडीशन भी आपको क्लियर होगी, ये तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड कंडीशन पर, ओके। सो लेट्स प्रोसीड। ऑलराइट गाइस, तो थर्ड कंडीशन आपके स्क्रीन पर आ चुकी है एंड दैट इज रिलेटेड टू द सेल साइजेस दैट वी यूज इन द काई स्क्वाड टेस्ट। सो जो काई स्क्वाड टेस्ट है उसमें आपके कई सेल्स यूज किए जाते हैं टू शो द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो जो आपका साइज होगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का इन द सेल वो आपका कैसा होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा जो आप
आपका साइज होगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का इन द सेल व्हाइल यूजिंग द काई स्क्वायर टेस्ट, वो कैसा होना चाहिए? एडिक्वेट होना चाहिए। अब कितना रहेगा वो नंबर? आई लेट यू नो। सो द थर्ड कंडीशन टू यूज द काई स्क्वायर टेस्ट इज दैट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी in the cell sizes must be adequate. When the expected cell frequencies are too small, the value of chi-square test will be overestimated. This in turn will result in too many rejections of the null hypothesis. So guys, बात करें अगर मान लीजिए सेल का जो साइज है वो आप क्या करते हैं, स्मॉल लेके चलते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि सेल का जो साइज होगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का वो एडिक्वेट होना चाहिए। अगर हम उसको कम लेकर चलेंगे, जो हमारा एक्सपेक्टेड सेल फ्रीक्वेंसीज होंगे उनको अगर हम कम लेकर चलेंगे, तो इससे जो हमारा वैल्यू निकलेगा काई स्क्वायर टेस्ट के थ्रू वो आपका ओवर एस्टिमेटेड होगा। ठीक है, तो वैल्यू जो होगी वो एक्चुअल रिजल्ट से ज़्यादा निकल के आएगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप जो एक्सपेक्टेड सेल फ्रीक्वेंसीज हैं उनको कम लेकर चलेंगे तो इससे आपका जो काई स्क्वायर टेस्ट के थ्रू वैल्यू निकलेगा वो ओवर एस्टिमेटेड होगा, यानी कि जो एक्चुअल रिजल्ट होगा उससे वो ज़्यादा ही दिखाएगा। अब अगर मान लीजिए आपका रिजल्ट ओवर एस्टिमेटेड होता है तो उसकी वजह से आपके जो रिजेक्शन के केसेस होंगे वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, जो नल हाइपोथेसिस के थ्रू आपके रिजेक्शन के केसेस हैं, जो आपका रिजल्ट होगा तो वो रिजल्ट आपके रिजेक्शन के केसेस ज़्यादा देगा। तो इसीलिए हम क्या नहीं करते, आपकी कम एक्सपेक्टेड सेल फ्रीक्वेंसीज को यूज नहीं करते। हमेशा एडिक्वेट नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड सेल फ्रीक्वेंसीज आर यूज्ड इफ वी आर यूजिंग द काई स्क्वायर टेस्ट टू डिटरमाइन द एक्चुअल रिजल्ट। तो ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। Now our next point says to avoid making incorrect inferences from chi-square test, we follow a general rule that the expected frequency in any cell should be a minimum of 5। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक हमारा जनरल रूल है कि आपका कोई भी अगर सेल है तो उसमें जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का साइज होगा वो मिनिमम 5 का होगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिए, जनरल रूल है कि अगर आप काई स्क्वायर टेस्ट में अपने जो रिजल्ट है उसको क्या करना चाहते हैं, करेक्टली ऑब्टेन करना चाहते हैं और जो इनकरेक्ट इन्फ्रेंसेस हैं उनको अवॉइड करना चाहते हैं, तो आपको एक जनरल रूल फॉलो करना है कि आपका जो सेल होगा काई स्क्वायर टेस्ट में उसमें जो आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी वो कम से कम आपकी 5 होगी। उससे ज़्यादा होगी तो ठीक है, लेकिन कम आप नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने सैम्पल साइज भी देख लिया था आपका, उसके लिए भी जनरल रूल पढ़ लिया। अब सेल के साइज के लिए भी हमने जनरल रूल पढ़ लिया। अब आपको बस ये याद रखना है पॉइंट। ओके, सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंडीशन पर। तो चौथी जो कंडीशन है वो है आपकी इंडिपेंडेंस की। सो द फोर्थ कंडीशन टू यूज द काई स्क्वायर टेस्ट इज दैट द सैंपल ऑब्जर्वेशन शुड बी इंडिपेंडेंट। सो गाइज, काई स्क्वायर टेस्ट में जो आप सैंपल ग्रुप चूज करेंगे, ऑब्जर्वेशंस चूज करेंगे, वो कैसी होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। आई रिपीट, काई स्क्वायर टेस्ट को यूज करते टाइम पर जो आपकी सैंपल ऑब्जर्वेशन होंगी वो क्या होंगी? इंडिपेंडेंट होंगी। इट मीन्स दैट नो इंडिविजुअल आइटम शुड बी इंक्लूडेड ट्वाइस और मोर इन दी सैंपल। सो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि आप जब भी कोई ऑब्जर्वेशन चूज करेंगे तो वो आपकी ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक बार ही यूज होगी डेटा में, एक से ज्यादा बार नहीं। कि मान लीजिए आपने कोई ऑब्जर्वेशन को दो से ज्यादा बार कर दिया, तो इससे जो आपकी इंडिपेंडेंस कंडीशन है काई स्क्वायर टेस्ट की वो मीट नहीं हो पाएगी। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो कि आपकी सैंपल ऑब्जर्वेशन के इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है। इंडिपेंडेंस का मतलब बेसिकली वो किसी और वेरिएबल पर डिपेंड नहीं होगी और जो डेटा है वो आपकी ओवरऑल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही बार यूज होगी। सो देखिए, एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर मैंने आपका मेंशन कर दिया है। सैंपल ऑब्जर्वेशंस मस्ट बी इंडिपेंडेंट। कैसी होनी चाहिए सैंपल ऑब्जर्वेशन? आपकी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। आई रिपीट, सैंपल ऑब्जर्वेशन कैसी होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ओके, चलिए तो अब बढ़ते हैं अपने फिफ्थ एंड द लास्ट कंडीशन पर। सो लेट्स प्रोसीड। सो गाइस, नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। लास्ट कंडीशन है जो कि आपकी फाइनल वैल्यू से रिलेटेड है। ठीक है, तो काई स्क्वायर टेस्ट को आप यूज करेंगे तो उसके बाद आपकी फाइनल रिजल्ट तो आपको ऑब्टेन होगा। ठीक है, जो कि आपको बताएगा कि आपकी जो
एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, क्या वो मीट कर रहा है, क्या वो सेम है आपका उस रिजल्ट के साथ में जो कि आपने हाइपोथेसिस के बेसिस पर अज्यूम किया था. So the fifth condition to use the chi-square test is that the observations must be grouped in categories to obtain the final values. तो ध्यान रखिएगा, पांचवी कंडीशन में आपका क्या है, जब भी आप काई स्क्वायर टेस्ट को यूज करेंगे तो उसमें जो ऑब्जर्वेशंस आप यूज करेंगे वो आप क्या करेंगे, उनको ग्रुप करेंगे एक पर्टिकुलर कैटेगरी के थ्रू, और इसके बाद आप क्या करेंगे, अपना जो फाइनल वैल्यूज है उनको ऑब्टेन करेंगे. सो आई रिपीट, तो यहाँ पर आपको जो ऑब्जर्वेशंस होंगी उनको अलग अलग कैटेगरीज में ग्रुप करना है, जिससे कि आपका जो फाइनल वैल्यूज हैं उनको आप इजीली ऑब्टेन कर सके. ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला था उसमें हमारी दो तरह की वैल्यूज यूज होती हैं. एक तो है आपकी एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, और दूसरी थी आपकी एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस. तो आप क्या करेंगे, जो ऑब्जर्वेशंस होंगी उनको आप कैटेगराइज करेंगे एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस और आपकी एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशंस के तौर पर, और इससे आपके आप जो फाइनल वैल्यूज होंगी उनको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो एक डायग्राम देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर आ चुका है. ऑब्जर्वेशंस मस्ट बी ग्रुप्ड इन कैटेगरी फॉर फाइनल वैल्यूज. तो जो ऑब्जर्वेशंस होंगी वो आप क्या करेंगे, कैटेगरीज के अकॉर्डिंग ग्रुप करेंगे, और इसके बाद आपका जो फाइनल वैल्यूज है वो आपको ऑब्टेन हो जाएगा. ओके तो ये पांचवी कंडीशन थी जो कि फाइनल वैल्यू से रिलेटेड थी. एंड आई एम श्योर कि ये पांचों कंडीशंस आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी. एंड अगर ये सारी कंडीशंस आपको समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिल सके और मेरे चैनल को आप सपोर्ट कर सकें. एंड इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. ऑलराइट, सो थैंक यू so much for watching this video. Have a blessed day and perform your best in your exams. Bye bye.